मैंने आपको बताया SQC1 सब पे अप्लाई होता है, कोई भी इंगेजमेंट हो, चाहे रिव्यू हो, ऑडिट हो, चाहे अदर एश्योरेंस हो, चाहे नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट हो। तो नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट को अपन रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट भी बोलते हैं। तो SQC1 किस पे अप्लाई होता है सर? पूरी फर्म पे अप्लाई होता है। वो फर्म क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म जो परफॉर्म करती है ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस या रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। तो आपका SQC1 का नाम आप कभी नहीं भूलना, ठीक है। SQC1 क्या कहता है कि आपको स्टेब्लिश करना है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या स्टेब्लिश करना है? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस की फर्म और उसके बंदे, टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस की फर्म और उसके बंदे कंप्लाई कर रहे हैं PLR से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, और जो रिपोर्ट इशू की गई है किसके द्वारा? फर्म या एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये QC सिस्टम सारे फर्म्स पे अप्लाई होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट्स क्या थे सर? लीडर, जो लीडर है वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडर क्या होना चाहिए? एथिकल रिक्वायरमेंट। तो लीडर, एथिकल लीडर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और कंटिन्यू करेगा क्लाइंट रिलेशनशिप या फिर स्पेसिफिक एंगेजमेंट। स्पेसिफिक एंगेजमेंट मतलब ऑडिट भी हो सकता है, रिव्यू भी हो सकता है, ठीक है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट भी हो सकता है, नॉन एश्योरेंस भी एंगेजमेंट भी हो सकता है। तो लीडर जो आपका एथिकल है वो एक्सेप्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को लाके एंगेजमेंट परफॉर्म करवाएगा और मॉनिटर करते रहेगा। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पढ़ा कि क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप से स्टार्ट होती है। लीडरशिप को एज्यूम करनी पड़ेगी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये लीडर्स कौन है? जो फर्म के CEO है, मैनेजिंग पार्टनर्स है, उनको एज्यूम करनी पड़ेगी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। SQC1 क्या कहता है? इसमें भी यही कहता है आपको पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं जिससे आप प्रमोट करो इंटरनल कल्चर। इंटरनल कल्चर मतलब क्वालिटी का कल्चर रहे आपके, उसको आप प्रमोट करो। ऑडिट क्वालिटी पैरामाउंट है, मतलब इसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है। ये आपको हर एक एंगेजमेंट में आपको ऑडिट क्वालिटी तो मेंटेन करनी है। आपको क्या क्या कंसिडरेशन करना है, क्या क्या आपको इंश्योर करना है, मतलब आपको अगर इंश्योर करना है कि क्वालिटी पैरामाउंट है, नॉन नेगोशिएबल है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है, और इस चीज को आपको अपहोल्ड करना है कि क्वालिटी एक्सरसाइज हो रही है, तो फर्म को क्या क्या करना है? तो कंसिडरेशन 1 शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड द फर्म, क्या मतलब? क्वालिटी कंट्रोल। तो क्या क्या फर्म असाइन, इसको कैसे याद रखना था? मैंने बोला था कि अगर फर्म को क्वालिटी कंट्रोल पे एकदम ऐसा क्वालिटी चाहिए, लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो किस पे फोकस करेगी? वो क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करेगी। क्वालिटी कंट्रोल कहां से आएगा सर? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे। तो फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद रिगार्ड टू देयर पर्सनल्स, उनके बंदों से ऐसे डिजाइन करो कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे, वो इफेक्ट ये दिखाए क्या कि ये फर्म का ओवरराइडिंग कमिटमेंट है क्वालिटी के साथ। अगर आपको फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं, फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं, इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया था। एक सेकंड, पेज इंसर्ट करने दो मेरे को। ये आ ही नहीं रहा क्या? छोड़ो, तो सुनो इधर आओ। फर्म की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है आपको ऐसे डिजाइन करनी पड़ेगी विथ रिगार्ड टू उसके पर्सनल, कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे, वो दिखाए क्या कि फर्म का ओवरराइडिंग कमिटमेंट है क्वालिटी के साथ। तो ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के लिए हमें क्या चाहिए? सफिशिएंट रिसोर्सेज चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज चाहिए। तो फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज, फर्म को डिवोट करने पड़ेंगे सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट QC पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। और उसके बाद में अगर आपने सफिशिएंट रिसोर्सेज, आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बन गए विद रिगार्ड टू इट पर्सनल, और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आप असाइन कर दो अपने मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन कर दो, क्योंकि आपका कमर्शियल कंसीडरेशन ओवरराइड नहीं करना चाहिए। क्या ओवरराइड नहीं करना चाहिए? जो क्वालिटी ऑफ काम जो परफॉर्म करोगे, क्वालिटी ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप पे उठा के यहाँ पे चेप दिया है कि अगर फर्म एक्सेप्ट कर रही है कोई भी एंगेजमेंट, तो उसको एक्वायर करनी है वाइटल इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो डिसाइड कर पाए इंटीग्रिटी, क्लाइंट की इंटीग्रिटी मतलब क्लाइंट की ईमानदारी, कंपिटेंस डिसाइड कर पाए कि ये काम वो कर पाएगा टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, और कंप्लायंस कर पाएगा ना एथिकल रिक्वायरमेंट को। एथिकल रिक्वायरमेंट में कहा कि आपको ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि आपने कंप्लाई किया है किससे? एथिकल रिक्वायरमेंट से। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट में, हम लोग को अच्छे से पता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या है? ये इंटीग्रिटी, ईमानदार होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायस नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल कंपिटेंस मतलब आपको कंपिटेंस मेंटेन करना चाहिए, आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एट ऑल टाइम्स आपको प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, जाके ऐसे उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी। ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट, मतलब इंडिपेंडेंस तो अपना बेसिक एंगेजमेंट है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो क्या है? फॉन्डिंग रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। फर्म को एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, किसके रिगार्डिंग? कि वो प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस की फर्म और उसके बंदे, अगर कोई एक्सपर्ट है वो भी मेंटेन करे इंडिपेंडेंस जो रिक्वायर्ड है कोड के अंदर, ठीक है।
अगर ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप बना रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट आपके बंदों को टू इट्स पर्सनल, अपने पास तो रख नहीं सकते, और आइडेंटिफाई करते रहो और इवेल्युएट करते रहो ऐसे सर्कमस्टेंसेस, मतलब ऐसे सिचुएशंस और ऐसे रिलेशनशिप जो आपके थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस पे, और उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लो जो उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। एनुअली आप क्या करो, एक रिटर्न कंफर्मेशन ले लो, ऑब्टेन अ रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस, कि भैया जो आपकी पॉलिसी, जो इंडिपेंडेंस की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बने सारे बंदों से, फर्म के पर्सनल से, कि वो जिन जिन को अपने को इंडिपेंडेंट होना है, तो आप एक बार सबसे साल में एक बार रिटर्न कंफर्मेशन ले लो कि वो लोग इंडिपेंडेंट है। किससे ले लो, सारे पर्सनल्स के जो फर्म के है। SQC1 इंफेसिस किस पे ले करता है, फेमिलिटी थ्रेड्स पे भी ये इंफेसिस ले करता है। फेमिलिटी थ्रेड्स क्या, एक ही बंदा अगर एक ही क्लाइंट पे बहुत लंबे समय से ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड अगर है तो वो उससे क्वालिटी इंपेयर हो जाएगी, इंगेजमेंट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो फर्म को स्टेब्लिश करने चाहिए, फर्म को क्राइटेरिया स्टेब्लिश करने चाहिए जिससे वो ये सेफगार्ड कर सके ऐसे थ्रेड्स को। तो अगर ऐसे थ्रेड्स को अगर वो सेफगार्ड करना है तो उनको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, भैया नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, कौन सा नेचर ऑफ द एंगेजमेंट है, और क्या कितना इंटरेस्ट, कितना मतलब एक्सटेंट तक पब्लिक इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, और लेंथ मतलब कितने समय से वो बंदा सीनियर पर्सनल इस एंगेजमेंट पे है। सेफगार्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, रोटेशन करा सकते हो या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करा सकते हो। लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट्स में एंगेजमेंट पार्टनर्स का रोटेशन कंपलसरी है। हाँ जी सर, कंपलसरी है, मतलब रोटेशन होना चाहिए वंस इन 7 ईयर्स, वंस इन 7 ईयर्स। मैंडेटरी पीयर रिव्यू होगा किनका, लिस्टेड एंटिटी, जो लिस्टेड एंटिटीज है उनका, अगर उनका कोई लिस्टेड एंटिटी है, सुनो लिस्टेड एंटिटी है, इसकी जो ऑडिट कर रही है, जो फर्म ऑडिट कर रही है, जो ऑडिटर है, उन सबका पीयर रिव्यू क्या होना चाहिए, मैंडेटरी है। उनका पीयर रिव्यू मैंडेटरी है, मतलब दूसरे वाले पीयर्स, मतलब दूसरी वाले फर्म्स उनका क्या करेंगे, उनका पीयर रिव्यू करेंगे। अभी पीयर रिव्यू क्या होता है पूरा अपन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ पीयर रिव्यू है यहाँ पे अपने लास्ट वाले पेज पे, इधर है, इधर देखो, एग्जामिनेशन करेंगे प्रोसीजर्स का, सिस्टम्स का, वो सारा पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ो। बस मैंडेटरी पीयर रिव्यू होगा उन फर्म्स का, उन ऑडिटर्स का जो लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट में हमने देखा, अगर फर्म अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करे उससे पहले उसको वाइटल इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है क्लाइंट की। वो वाइटल इंफॉर्मेशन क्या होगी, जिससे वो इंटीग्रिटी डिसाइड कर पाए, मतलब इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट प्रमोटर, KMP, की मैनेजमेंट पर्सन, की मैनेजर पर्सन। इंटीग्रिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होता है, आप लोग को अच्छे से पता है, ईमानदार हो, क्लाइंट की ईमानदारी कैसी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बातें बना रहा है, तो इंटीग्रिटी क्लाइंट कैसा है ये पता चल जाएगा। कंपिटेंस मतलब आप में कंपिटेंस है ना, कि आप ये एंगेजमेंट कर तो लेंगे और आप इथिकल रिक्वायरमेंट भी हमारी कंप्लाई हो रही है ना, ये चीज आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी, इसलिए आप एक्सेप्ट करने और उस क्लाइंट को कंटिन्यू करने से पहले ये सारे इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन एक्वायर करो, जिसके वजह से आप ये 3 चीज डिसाइड कर पाओ। अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो कौन से मैटर कंसीडर करने, अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो आपको कंसीडर करना है नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन। क्या कंसीडर करना था सर, नीरव, इसमें मैं बस मेमोरी टेक्निक पहले बताऊंगा, अब तो सर एन से क्या था भैया, वो गीतांजलि ग्रुप वाले का क्या नेचर है, क्लाइंट ऑफ ऑपरेशन, उसके ऑपरेशंस के नेचर, जो वो काम कर रहा है, डायमंड का वो धंधा कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन और उसके बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। सर आई से क्या था, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, किसके, क्लाइंट के, प्रिंसिपल्स, ओनर्स के, की मैनेजमेंट के, रिलेटेड पार्टीज के, दो चार्ज विद गवर्नेंस से उनके आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन देखेंगे। रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, ये क्या रीजन है जिसका प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट हुआ है, भैया हमें क्यों इसको इन्होंने अपॉइंट किया है, मतलब हमारी फर्म को इन्होंने क्यों अपॉइंट किया और क्यों पिछली वाली को नॉन रीअपॉइंट किया है। और ए से क्या था सर, ए से एटीट्यूड, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनके एटीट्यूड के बारे में बताया, किनके एटीट्यूड के बारे में, क्लाइंट के, प्रिंसिपल, ओनर्स, की मैनेजमेंट, TCWG टुवर्ड्स सच मैटर्स एज मतलब वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या एग्रेसिव है इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, या वो एग्रेसिव है इंटरनल कंट्रोल के इन्वायरमेंट के लिए, या इंटरनल कंट्रोल को ऐसे ही हल्का फुल्का मजाक में लेते हैं। 5-6 पॉइंट क्या है कि वैल्यू कम कर देंगे हम ऑडिटर की और वैल्यू लेके भाग जाएंगे, मतलब वैल्यू लेके भाग जाएंगे तो क्या आपके पास कोई इंडिकेशन है जिससे ये लगे कि क्लाइंट इन्वॉल्व था मनी लॉन्ड्रिंग में या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में। वैल्यू कम कैसे होगी, उसकी ऑडिटर की या फर्म की फीस अपन क्या करेंगे, लगातार कम करेंगे, तो उस चीज का प्रेशर बनाएंगे। तो क्या क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न है किस चीज के लिए, मेंटेनिंग दी फर्म का फीस एज लो एज पॉसिबल। क्या इंडिकेशन है कि कोई वो हमारे पे ऊपर इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन दी स्कोप ऑफ वर्क। देखो हमारी वैल्यू कम कैसे हो गई कि हमारा फीस उसने कम कर दिया, काम की वैल्यू कम कैसे हो गई, उसने उस पर लिमिटेशन लगा दी और खुद वैल्यू लेके भाग गया। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो सातों के 7 पॉइंट आपके दिमाग में ऐसे छप जाएंगे।
आपको कंसीडर करना है क्या फर्म के पास कैपेबिलिटी है, कंपिटेंस है, टाइम है, रिसोर्स है टू अंडरटेक एन एंगेजमेंट। तो आपको ये सारे मैटर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। ये फॉलोइंग मैटर्स, फर्म के पास कैपेबिलिटी है, भैया वो कैपेबल है ना ये काम करने के लिए, फर्म के पास कंपिटेंस है, फर्म के पास टाइम है, फर्म के पास रिसोर्सेज है टू अंडरटेक दैट एंगेजमेंट। तो आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब जो आपके फर्म है उसके पास, जो फर्म में जो आपके बंदे उनके पास नॉलेज तो है ना, उनके पास नॉलेज है इस रिलेवेंट इंडस्ट्रीज का, सब्जेक्ट मैटर का, जिस इंडस्ट्रीज की ऑडिट करने जा रहे, लीकर तो लीकर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट तो रियल एस्टेट, तो उसका नॉलेज तो है ना। क्या उनको पास एक्सपीरियंस है ना, रिलेवेंट रेगुलेटरी या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के साथ उनका एक्सपीरियंस है। नॉलेज होना तो चलता, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो मांगता सर, फ्रेशर नहीं मांगता, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो बंदे तो सफिशियंट है ना, या फिर बंदे ही कम पड़ रहे हैं। तो फर्म हैज सफिशियंट पर्सनल विद द नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस। और अगर एक्सपर्ट है तो, अगर एक्सपर्ट है क्या वो देख लो। अगर फर्म को ये सब हो गया, मतलब नॉलेज वाला बंदा भी है, एक्सपीरियंस वाला बंदा भी है, सफिशिएंट बंदा भी है, और एक्सपर्ट की जरूरत पड़े वो भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। भैया जो रिपोर्टिंग डेडलाइन है, जो टाइमलाइन हम पे सेट है, उसमें हम लोग काम कर लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं। फॉलोइंग मैटर हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये देखने के लिए कि फर्म के पास कैपेबिलिटी, टाइम, कंपिटेंस, रिसोर्सेज है कि तो वो एंगेजमेंट को अंडरटेक करे कि नहीं करे। ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ रिव्यूअर है, रिव्यूअर क्या कंसिडर करेगा, मैंने कहा था वर्क है, वर्क में अगर उसको काम कर रहा था, कोई मैटर मिला तो वो उस पर क्या लेगा, कंसल्टेशन लेगा। और कंसल्टेशन में उसको क्या बोला गया कि आप रिवाइज कर दो एनटीई। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो वर्क परफॉर्म किया था, इधर आओ, जो वर्क परफॉर्म किया था वो कंक्लूजन पे पहुंच गया। अगर कंक्लूजन पे पहुंच गया उसका मतलब एविडेंस जो ऑब्टेन हुआ वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, और अपना जो ऑब्जेक्टिव था एंगेजमेंट का वो अचीव हो गया। सर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कंसिडरेशन ऑफ रिव्यूअर एज पर SQC1 बताओ। तो सर वर्क है, तो वर्क जब हम लोग कर रहे थे हमें कोई मैटर मिला, अगर वर्क है तो उस पर हमें कोई मैटर मिला, हाँ सर वर्क है तो कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला होगा, तो उस पर हमने कंसल्टेशन ली, हाँ सर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन। अगर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन में हमें क्या कहा गया कि रिवाइज करो एंटी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ द एंगेजमेंट, आपको क्या करना है, वो आपको रिवाइज करना है। तो अब अगर हमने सब कर लिया तो मतलब हम अब कंक्लूजन पे जा सकते हैं। तो ये देखो कि जो वर्क है जो आपने परफॉर्म किया वो सपोर्ट करता है ना आपके कंक्लूजन रीच्ड को। ठीक है, और अगर कंक्लूजन रीच्ड अगर आप पहुंच गए, उसका मतलब दो ही है कि आपने एविडेंस जो आपने ऑब्टेन किया वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, और दूसरा क्या है सर, जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका अचीव हो गया। ठीक है, सिंपल। अब देखो, पहला था वर्क, तो वर्क जो परफॉर्म हुआ एज पर PLR होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सिग्निफिकेंट मैटर्स फर्दर कंसिडरेशन के लिए, अगर आर्टिकल को मिला तो वो ये मैटर ऊपर पार्टनर तक पहुंचना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर को मिला तो ये पार्टनर तक ये मैटर पहुंचना चाहिए क्या। तो अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर आया तो फर्दर कंसिडरेशन के लिए जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए, सारा काम तो खुद को पता नहीं होगा, तो कहीं पे अगर उसको कंसल्टेशन लेनी है तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन उसने ली, और जो रिजल्टिंग कंक्लूजन आए उसको डॉक्यूमेंट भी करना है और इंप्लीमेंट भी करना है। ये सारा चीज रिव्यूअर कंसीडर करेगा कि भैया तुमने जब ये काम जो किया है PLR के हिसाब से किया है कि नहीं। कोई भी मैटर में दिक्कत आई तो अप्रोप्रिएट वो कंसिडरेशन के लिए ऊपर गया क्या, कंसल्टेशन लिए ना टाइम से, अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आई है, और जो रिजल्टिंग कंक्लूजन है, जो भी कंसल्टेशन का जो कंक्लूजन आया वो आपने डॉक्यूमेंट भी किया और इंप्लीमेंट किया। मतलब सिंपल कंसल्टेशन लेने से कुछ नहीं होगा। क्या नीड है टू रिवाइज नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड, क्या आपको रिवाइज करना पड़ेगा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड ऑफ जो वर्क आपने परफॉर्म किया उसमें आपको एंटी रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जो वर्क परफॉर्म है वो सपोर्ट करता है कंक्लूजन को, एविडेंस जो ऑब्टेन किया वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है। लास्ट वाला पॉइंट आप लोग खुद बोलो ना, मैं नहीं बोल रहा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसीजर इज अचीव। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, वेयर द फर्म ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे को पहले पता होती ना तो ये रिश्ता कैंसिल। क्या, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे को पहले पता होती, रिश्ता कैंसिल, मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन अब तो आपने कर लिया ना, तो उस केस में क्या करोगे, where the firm obtained that would have caused it to decline an engagement, वो डिक्लाइन कर देता है एंगेजमेंट अगर ये वाली इंफॉर्मेशन इफ ही हैड obtained earlier। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट एंड ऑफ एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप इंक्लूड कंसिडरेशन। ये दो चीज कंसिडर करो, पहले तो कंसिडर करोगे कि आप पे प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। भैया आप ऐसे ही तो किसी को छोड़ के नहीं जा सकते ना, आपने अगर अब एक्सेप्ट कर लिया है तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो ये वाली इंफॉर्मेशन पहले पता होती मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, बट अब तो तूने एक्सेप्ट कर लिया ना, अब जा रहा है, अब तो पहले अपना ये देख, PLR देख, पहले प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख जो आप पे अप्लाई हो रही है क्या। वेदर देयर इज रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू पर्सन, जिसने आपका अपॉइंटमेंट किया उसको तो बता के जा भाई, क्या प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे अप्लाई होती है, क्या कोई रिक्वायरमेंट है टू रिपोर्ट टू पर्सन जिसका आपका अपॉइंटमेंट किया, क्या आपको रिपोर्ट करना है टू रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, ये सब चीज आपको कंसिडर करनी है। और आप ये पॉसिबिलिटी देखोगे ना कि अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है तो विड्रॉल का देखोगे ना, पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉल, किससे, एंगेजमेंट से या फिर दोनों से, एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों से आप भागना चाहते हो।
सर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल, हाँ सर सब पे पॉलिसी बनेगी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल भी होगी। तो फ्रॉम एंगेजमेंट या फिर फ्रॉम क्लाइंट एंड रिलेशनशिप, अगर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल ये वाले इश्यूज को एड्रेस करती है, जिसमें ये चीजें इंक्लूड है। सर क्या इंक्लूड है, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, इधर आओ नीचे, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा किसके साथ, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करो और अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के बारे में डिस्कस करो, ठीक है। और अगर आपको ये डिस्कशन में आपने डिस्कशन करने के बाद में आपको ये लगा कि ये अप्रोप्रिएट है विड्रॉ करना, क्या है, इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ। स्क्रीन पूरी नहीं आ रही क्या, ये तो पूरा आ रहा था ना। एक सेकेंड ना, चालू रखो, स्क्रीन देखो आप। एक मिनट, हाँ ठीक है, अब आओ। वैसे भी आपको नोट्स में देखना था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आओ, कोई टेंशन नहीं। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, अगर आप विड्रॉल कर रहे हो एंगेजमेंट से तो आपको ये वाले इश्यूज एड्रेस करने हैं। सर कौन से इश्यूज एड्रेस करने हैं, ये वाली चीजें आपको देखनी है कि भैया अगर आपको विड्रॉल है ना तो पहले आप डिस्कस करो, डिस्कस किस चीज से, डिस्कस करो क्लाइंट और मैनेजमेंट के साथ कि आप ये वाला अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। अगर आपने डिस्कशन कर लिया, आपने डिस्कशन कर लिया कि भैया मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ आपने अप्रोप्रिएट डिस्कशन कर लिया, उसके अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए आपने डिस्कशन किया, उसके बाद में आपको क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना ये डिस्कस कर लिया, उसके बाद में आपको ये लगा कि ये विड्रॉ करना अप्रोप्रिएट है, भाई विड्रॉ करना अप्रोप्रिएट है आपको लगा, तो आप जाके फिर डिस्कशन करो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ विड्रॉल के बारे में और रीजन फॉर विड्रॉल के बारे में, ठीक है। देखो आओ, डिस्कस करोगे क्लाइंट और मैनेजमेंट के साथ, क्लाइंट के मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन जो फर्म लेना चाहती है, फर्म माइट टेक प्लेस। अगर फर्म ने डिटरमाइन किया इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, डिस्कस विद द क्लाइंट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी क्या विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड रीजन फॉर द विड्रॉल। कंसीडर करना है कि आप पे कोई पीएलआर है, मतलब प्रोफेशनल रेगुलेटरी आपको कोई आप पे अप्लाई होता है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ये विड्रॉल किसको, ये किसी रेगुलेटरी बॉडीज को, और ये रीजंस भी बताने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी ना। कंसीडर वेदर देयर इज प्रोफेशनल रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट, ये पीएलआर होता है, पहले पी आता है दिमाग में, फिर एल आता है, फिर आर। तो पहले यहाँ पे आर बोल दिया तो ये लीगल भी, मैं रेगुलेटरी बोल रहा हूँ, लीगल को ऐसे आर आ जाता है, कोई टेंशन नहीं। तो सुनो, कंसिडरिंग वेदर देयर इज प्रोफेशनल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो पीएलआर रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात कि आपको रिपोर्ट क्या करना है, विड्रॉल किसके साथ, अगर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको आपको ये विड्रॉल को रिपोर्ट करना है टुगेदर विद, मतलब आपको साथ में रीजंस भी देने हैं क्या विड्रॉल के। डॉक्यूमेंट करो क्या, अगर कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज आए, अगर सिग्निफिकेंट इश्यूज आए तो आपने कंसल्टेशन ली होगी तो उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करो, अगर कोई कंसल्टेशन ली तो फिर कंक्लूजन आएगा उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करो, और ये कंक्लूजन का बेसिस क्या है उसको भी डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज में कुछ नहीं है, सफिशिएंट बंदे हैं कि नहीं है, सफिशिएंट पर्सनल है कि नहीं है, इसके बारे में आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, और जो रिपोर्ट आपने इशू की है वो अप्रोप्रिएट। तो इसमें आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपको बनाने पड़ेंगे, स्टेब्लिश एंड पॉलिसीज प्रोसीजर्स, और उसमें ये तीनों चीजें पॉइंट आपको इंश्योर करने पड़ेंगे। क्या क्या कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की वो क्लियरली डिफाइंड है और उसको कम्युनिकेट कर दी हमने। एंगेजमेंट पार्टनर के पास अप्रोप्रिएट क्या है, कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, ऑथोरिटी है, टाइम है टू परफॉर्म द रोल। आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर्स को, जो आइडेंटिटी है और जो रोल है एंगेजमेंट पार्टनर्स का वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट का, मैनेजमेंट के जो मेंबर्स है उनको या टीसीडब्ल्यूजी को, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कंसल्टेशन लेना आपको डिफिकल्ट या कंटेसियस मैटर्स पे, डिफिकल्ट और कंटेसियस मैटर्स पे आपको क्या लेना है, कंसल्टेशन। आप उनके जाओ और उनके साथ
कंसल्ट करो। कंटेशियस मैटर मतलब डिसएग्रीमेंट वाले मैटर। सर कंसल्टेशन में क्या होता है सर, बहुत भारी चीज लिखी है सर। कंसल्टेशन में डिस्कशन होता है इंडिविजुअल के साथ या आउटसाइड वाले के साथ जिसके पास स्पेशल एक्सपर्टीज हो और वो ये मैटर को रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। कंसल्टेशन प्रोसीजर्स में क्या होता है, कंसल्टेशन होता है। ये कंसल्टेशन किसके साथ होता है, जिसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऑथोरिटी, मतलब क्या होता है, जिसके पास नॉलेज हो, सीनियरिटी हो, एक्सपीरियंस हो, और किसके और किन किन मैटर पे ले सकते हैं, सिग्निफिकेंट, टेक्निकल, एथिकल या अदर मैटर्स पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। कुछ भी लिखा है इन्होंने। अगर आपको कंसल्ट करना है एक्सटर्नली तो कर लो ना, और एग्जांपल दिया है कि वो लोग एडवाइजरी सर्विसेज का एडवांटेज ले सकते हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा क्या, हाँ सर। सिग्निफिकेंट जजमेंट लेते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर काम करता है तो उस सारे काम का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करेगा, रिव्यू करेगा। तो ये रिव्यू कब होगा, रिपोर्ट इशू होने से पहले होगा। रिव्यू मतलब आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। इक्यूसीआर मैंडेटरी है क्या ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज के लिए, हाँ जी सर, सब लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट के लिए इक्यूसीआर रिव्यू मैंडेटरी है। अगर इक्यूसीआर अगर ऑडिट करने आया किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज में, तो उनको ये 7 चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। 7 चीजें क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, ई क्यू के 2 पॉइंट, सी के 2 पॉइंट, और आर मतलब रिपोर्ट। आर मतलब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट। ए से मैटर टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। सी मतलब क्या, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन आपने लिए किस पे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले मैटर्स पे या फिर कोई डिफिकल्ट या कंटेशियस मैटर्स पे। और कंक्लूजन जो आए वो भी आपको क्या करना है, उस पर भी आपको EQCR कंसीडर करेगा, सिंपल सी बात है। और अब देखो क्यू में मतलब सर आपने ये EQCR रिव्यू सर ये क्यों, इसमें ये सारी चीजें हमें कंसीडर करनी है, इतनी तो पता है सर। ये क्यों कंसीडर करनी है, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है। अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तो रिस्पॉन्स तो क्या होगा, तो सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क। और अगर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, रिस्पॉन्स भी उसमें आपने रिस्पॉन्स भी दिया, तो कुछ जजमेंट लिए होंगे। जजमेंट किस चीज के बारे में, मेटेरियलिटी के बारे में, सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में, तो ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। किसको, ये सारे पॉइंट EQCR रिव्यू क्या करेगा। EQCR अगर आप लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो आपको ये सारे पॉइंट 7 पॉइंट कंसीडर करने हैं। इतना तो आपको पहले में समझा। तो अब EQCR से रिपोर्ट हो गया, सी से कंसल्टेशन, सी से कम्युनिकेशन सर। उसके बाद में सर क्यू था, क्यू में मतलब अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ उसका रिस्पॉन्स भी क्या होगा, रिस्पॉन्स गया मतलब कोई जजमेंट्स पे आपका क्या है, जजमेंट्स बने, कुछ जजमेंट्स मेड है, कुछ जजमेंट्स मेड है पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मेटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। और ई से क्या सर, एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन। एंगेजमेंट टीम का इवैल्यूएशन होगा किसके मैटर्स में, एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस, फर्म का इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। EQC रिव्यूअर कौन हो सकता है सर, हमारे फर्म का पार्टनर हो सकता है सर, कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है हमारे फर्म का, पर वो सीए होना चाहिए, मतलब मेंबर ऑफ ICA होना चाहिए। और सुटेबली एक्सटर्नल बंदा भी ला सकते हैं कि हाँ सर बाहर से ला सकते हैं, कोई दूसरे फर्म का पार्टनर भी चलेगा, कोई दूसरे फर्म का एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय भी चलेगा, बट वो सीए तो होना ही चाहिए। और इन लोग की हम लोग टीम भी बना के रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, हाँ सर ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वो बायस नहीं होना चाहिए। EQC रिव्यूअर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है और उनको ना इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करना, एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। और दूसरा क्या है सर, दूसरा अगर ये टीम का डिसीजन हो रहा है कि टीम में कौन कौन इन्वॉल्व होगा तो इससे भी दूर है ना भाई। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तेरा काम तो रिव्यू करने का, ये टीम का कहां से डिसीजन ले रहा है। रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स में देखो, रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स में फर्म क्या कर सकता है, फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आउटलाइन दी प्रोसीजर फॉर रिप्लेसिंग EQCR रिव्यूअर इफ ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्रोमाइज। इतनी पॉलिसी बना रहे हो, अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, ऑब्जेक्टिविटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो उस पर भी एक पॉलिसीज बना दो। तो जो आपकी पॉलिसीज है उसमें प्रोसीजर्स आप डाल दो कि आप कैसे रिप्लेस करोगे, किसके रिप्लेस करोगे, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को कैसे रिप्लेस करोगे, उसका प्रोसीजर डाल दो। अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई मतलब आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं की, ये आपको पता चल गया, तो उसके लिए आपका रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ठीक है। अनदर इंडिविजुअल्स आ सकता है सर, हाँ सर अगर रिप्लेसमेंट करना है तो कौन कर सकता है, अनदर इंडिविजुअल विद इन द फर्म या कोई बाहर का एक्सटर्नल पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके बीच में हो सकता है सर, मेरे बीच में, मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में भी होता है सर, हाँ सर सबके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है सर। एंगेजमेंट टीम के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हाँ सर डिफरेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम वाले लड़ने लग जाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, वैसे नहीं वैसे करेंगे, ठीक है सर। जो जिसके साथ हमने कंसल्टेशन लिया सर, ये क्या कंसल्टेशन है सर, बेकार है। इसने जो देखो हमारे हिसाब से अगर हमें कंसल्टेशन नहीं मिलती ना तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, ठीक है। तो देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द एंगेजमेंट टीम, हाँ सर जिसके साथ आपने कंसल्ट किया उसके साथ भी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। आपका एंगेजमेंट पार्टनर के साथ, आपका एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर उनके बीच में भी क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है क्या, हाँ जी सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहीं पे भी आ सकता है। तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो आपको रिपोर्ट तभी इशू करनी है जब आपका उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप रिजोल्व कर लो आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंसेज। सर अगर आपको रिकमेंडेशन दी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ने, आपको कोई रिकमेंडेशन दी कि भाई ये कर लो, आपको पर ये एक्सेप्ट नहीं की, एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला ये रिकमेंडेशन मुझको नहीं जमता, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो ये मैटर रिजॉल्व होना चाहिए। मैटर कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो SQC1 ने क्या कहा, SQC1 ने कहा जो फर्म ने एस्टेब्लिश पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए हैं ना, भैया इतनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए तो आपने इस पे भी पॉलिसीज बनाई होगी, उसी को आप फॉलो करो। तो मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स, और जो फर्म की एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से आप अपना देख लो, अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हटाओ, हमको परेशान मत करो। और ये इन्होंने लाइक मतलब बाई एग्जांपल भी दिया, लाइक बाई आप कंसल्ट कर सकते हो दूसरे प्रैक्टिशनर ऑफ द फर्म के साथ, या कोई दूसरे फर्म के साथ भी आप क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, कोई प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडीज के साथ आप कंसल्ट कर सकते हो। बात यही है, रिपोर्ट इशू होने से पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का रिजोल्यूशन होना जरूरी है, मतलब रिजॉल्व होना जरूरी है, वो मैटर खत्म करो, रिजॉल्व करो। उसके बाद सर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हो गया सर। उसके बाद में आप देखो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे आओ। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। सर आपने तो ये चैप्टर कितना देर में पढ़ा है, अभी इतना जल्दी खत्म, क्योंकि अब आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो अब तो अपन इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, अगर ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू कर रहे हो तो रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। हाँ सर डॉक्यूमेंटेशन तो करना पड़ता है। तो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या होनी चाहिए, जो असेंबली होगी आपके डॉक्यूमेंटेशन के, एंगेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन की असेंबली होनी चाहिए फाइनल एंगेजमेंट की फाइल्स की, वो टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए। अगर आपकी जब रिपोर्ट इशू हो गई, फाइनलाइज हो गई, उसके बाद में आपका एंगेजमेंट फाइल कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ। ठीक है सर, सब चीज के लिए तो यहाँ पॉलिसी बना रहे हैं। हाँ सर इस चैप्टर में पॉलिसी बनानी है। एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज। एंगेजमेंट फाइल्स का कंप्लीशन कितना दिन में होना चाहिए, नॉट मोर देन 60 डेज, मतलब विद इन 60 डेज में आपको एंगेजमेंट फाइल्स का कंप्लीशन कर लेना चाहिए। एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जैसे आपका ऑडिट रिपोर्ट गया, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट है, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट है ना, तो आपको एंगेजमेंट जो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, एंगेजमेंट फाइल से उसकी असेंबली आपको सारा अरेंज करना है विद इन 60 डेज, मतलब नॉट मोर देन 60 डेज आप उसको कंप्लीट कर लो। ये किसके केस में, ये ऑडिट के केस में। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में तो अपने को इन केस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन साफ साफ लिख दिया, नॉट मोर देन 60 डेज में आप एंगेजमेंट फाइल्स की असेंबली कंप्लीट कर लेना, एंगेजमेंट फाइल्स को आप रेडी कर लेना, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। साफ बात, सिंपल बात। सर दूसरा बात, सर अगर कोई अदर एंगेजमेंट है, रिव्यू एंगेजमेंट है, सर हाँ सर कोई रिव्यू एंगेजमेंट है, कोई दूसरा एंगेजमेंट है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है, या कोई रिलेटेड सर्विस वाला एंगेजमेंट है उसमें, तो उसमें जो एप्रोप्रिएट लिमिट्स दी होगी वो फॉलो कर लेना। अगर कोई दो रिपोर्ट इशू हुई है सेम ही सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, सेम सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन मतलब जिस इन्फॉर्मेशन की आप ऑडिट करते हो, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी दो रिपोर्ट गई, रिपोर्ट 1 रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 1 गई, रिपोर्ट 2 गई, तो इन दोनों के लिए सर ये 60 डेज वाली लिमिट कैसे होगी, इन दोनों को सेपरेट मानो ना, ये दोनों को हम लोग सेपरेट एंगेजमेंट मानेंगे और दोनों की अलग अलग के लिए हमारे पास 60 दिन की लिमिट है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कि ये इट वेयर है सेपरेट एंगेजमेंट, इनके लिए सेपरेट लिमिट। तो EQCR को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, सर ये डॉक्यूमेंट करने का कि उसने परफॉर्म किया, उसने क्या किया सर, कंप्लीट किया, क्या अनरिजॉल्व मैटर। सर सुनो, आपको क्या करना है, प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म, पॉलिसीज ऑन EQCR हैव बीन परफॉर्म। भैया जो प्रोसीजर्स जो रिक्वायर्ड है, जो पॉलिसी बनाई होगी ना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर पे, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में, तो वो सारे प्रोसीजर्स आपने क्या कर लिए, परफॉर्म कर लिए। उसके बाद में आपने EQCR रिव्यू रिपोर्ट इशू होने से पहले कंप्लीट कर दिया। रिव्यूअर को कोई भी ऐसे अनरिजॉल्व मैटर के बारे में पता नहीं है जिसकी वजह से वो क्या करे, जिसकी वजह से उसको लगता कि ये जो उसको ये बिलीव हो, क्या बिलीव हो कि जो सिग्निफिकेंट जजमेंट एंगेजमेंट टीम ने लिए, जो कंक्लूजन जो रीच्ड हुए वो अप्रोप्रिएट नहीं थे। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी, चाहे तो उसमें से उसका कुछ हिस्सा दे सकते हैं क्या सर, उस एट इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन, मतलब फर्म के डिस्क्रिप्शन पे उसका पोर्शन या उसका एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकते हैं। रिटेंशन पीरियड क्या है सर, रिटेंशन पीरियड ऑडिट एंगेजमेंट के लिए दिया हुआ है, बस ऑडिट एंगेजमेंट के लिए नॉट लेस देन 7 ईयर्स, मतलब 7 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक आपको उन डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना है। मॉनिटरिंग में सर, मॉनिटरिंग में आपको ये फैक्टर्स कंसीडर करना है क्या सर, डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और कंडक्ट करेंगे मॉनिटरिंग, डील करेंगे कंप्लेन और एलिगेशन से, कोई डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुई तो उसके एक्शन ले लेंगे, रिमीडियल एक्शन। तो क्या सर, डिसाइड करो whether the quality system of firm has been appropriately designed and effectively implemented। अगर कोई नया डेवलपमेंट हुआ है वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए PLR में। सर कोई भी देखो ना, डिजाइन हुआ है QC पॉलिसीज में, डेवलपमेंट हुआ है, अगर तो डेवलपमेंट हुआ है कहां पे सर, PLR में, मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कोई भी डेवलपमेंट्स हुए हैं तो आप क्या करो, QC पॉलिसीज में वो चीज रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। मॉनिटरिंग करो, मॉनिटरिंग मतलब सर आपको क्या करनी है, मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, इंटरेस्ट करना है किसी पर्सन को, किसी पार्टनर को, पार्टनर या अदर पर्सन को जिसके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस अथॉरिटी हो, उसके आप उस पर आप मॉनिटरिंग प्रोसेस इंटरेस्ट करो और वो मॉनिटरिंग कंडक्ट करता रहेगा। डील करो कंप्लेन एंड एलिगेशन से, अगर आपके पास कोई भी कंप्लेन और एलिगेशन आई है, पॉइंट नंबर 4 पे आप देखो, कोई भी कंप्लेन एलिगेशन आई है उससे डील करो।
वो आपके फर्म पे भी आ सकती है, वो आपके एम्प्लॉइज पे आ गई। अगर कोई डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुई है, डिफिशियंसी कहाँ पे, डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ दी फर्म सिस्टम ऑफ, जो आपके क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, उसमें अगर कोई डिजाइन में, ऑपरेशन में कोई भी डिफिशियंसी आई है, उसको आप उस पर एक्शन लो। कोई नॉन कंप्लाइंस हुआ है, फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी, फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाया, उसमें क्या हुआ, नॉन कंप्लाइंस हुआ है, तो उसके खिलाफ भी आपको एक्शन लेना है, अप्रोप्रिएट रिमीडियल एक्शन ले लो। अगर आपके जो पर्सनल थे, जो आपके एम्प्लॉइज थे, उन्होंने आपके क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के साथ कंफर्म नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया। सर डीलिंग विद कंप्लेन एंड एलिगेशन पे पॉलिसी क्या होगी? सर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये भी। फर्म को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। हाँ जी सर, फर्म को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस, किया कि वो अप्रोप्रिएटली डील करता है किस चीज के, कंप्लेन एलिगेशन, जो दैट द वर्क परफॉर्म बाय द फर्म फेल टू कंप्लाई विद पीएलआर। ठीक है, कंप्लेन एंड एलिगेशन अगर आए हैं, सुनो, सॉरी, लास्ट टॉपिक है, खत्म अपना SQC1 खत्म। आई होप आपको ऐसे याद भी हो गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने याद कराया ना, प्लीज उसके साथ खिलवाड़ मत करो, वैसे याद कर लेना। आपको अगर पूरे 5 नंबर चाहिए तो बाकी आपकी मर्जी। अभी क्वेश्चन देखना, अभी इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा SQC1 के फटाक से, ऐसे 220 कराऊंगा, फटाक से खत्म हो जाएगा। अब अपना ये चैप्टर खत्म है, जो दम था यहीं पे था। सर क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए जब अगर आप डील करोगे कंप्लेन एंड एलिगेशन से? तो भैया ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाओ। क्या ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ, डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस, वो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि वो अप्रोप्रिएटली डील करता है किन से, कंप्लेन और एलिगेशन से। सर मैंने आपको बताया था कंप्लेन और एलिगेशन कैसे आए होंगे कि भैया फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी, आपके पहले तो पॉलिसीज होगी, कंप्लेन एलिगेशन में आपने पहले तो क्या है, आपने फेल कर दिया टू कंप्लाई विद दी PLR, मतलब प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और दूसरा आपने क्या किया सर, आपने जो फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल था उसके साथ आपने कंप्लाई नहीं किया, तो उसका एलिगेशन लगाया। तो एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, या फिर आप पे कोई कंप्लेन एलिगेशन है कि जो वर्क परफॉर्म किया है फर्म ने वो PLR के हिसाब से नहीं किया। तो ये 2 कंप्लेन और एलिगेशन है। तो अगर आप पे ये कंप्लेन एलिगेशन आई तो आपके पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए कि आप इन दोनों से आपने क्या किया है, अप्रोप्रिएटली डील किया है। कंप्लेन और एलिगेशन, कंप्लेन और एलिगेशन बाहर से भी आ सकती है, अंदर से भी आ सकती है, विद इन दी फर्म, आउटसाइड दी फर्म। अगर फर्म को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा क्लियरली डिफाइंड चैनल, जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयज, उनके पर्सनल कोई भी कंसर्न्स आके रेज कर सके, और विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रेजल्स, मतलब विदाउट द फियर ऑफ एनी पनिशमेंट। फर्म क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी उन कंप्लेंट्स को, उन एलिगेशंस को, कैसे, एज पर एस्टेब्लिश पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो बनाए हैं उसके हिसाब से करेगी। इन्वेस्टिगेशन कौन सुपरवाइज करेगा, इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज करेगा पार्टनर, वो पार्टनर जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नॉट अदरवाइज इन्वॉल्व इन दिस एंगेजमेंट। जिस एंगेजमेंट के ऊपर कंप्लेन आई उसी में वो पार्टनर था और वही इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो ये कहां का इंसाफ है सर, ये नहीं हो सकता, तो वो बंदा नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन इज सुपरवाइज पार्टनर जिसके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो और ऑथोरिटी हो, और वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अगर उसको लीगल कंसल्ट की जरूरत है तो वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर रिजल्ट इंडिकेट करता है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कहां इंडिकेट करेगा, क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में के डिजाइन और ऑपरेशन में कोई भी डिफिशिएंसी इंडिकेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। या फिर वो इंडिकेट कर रहा है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, पॉलिसी है, उसके सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो बना है उसके साथ क्या हुआ है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, नॉन कंप्लायंस विद द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लो। आपका SQC1 खत्म।